हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ होगा जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम और भी कई सवालों के ऊपर विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति का बैकग्राउंड क्या रहा होगा, ठीक है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इस क्रांति में राजतंत्र को उखाड़कर गणतंत्र की स्थापना किस तरह से हुई, उसके बाद इस क्रांति में महिलाओं की भूमिका किस तरह से रही और महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिले, और भी कई सवाल जो हमारे मन में हमेशा उठते रहते हैं। तो दोस्तों, इस फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानना होगा। दोस्तों, 1661 टू 1715 यानी 1661 से 1715 इस समय फ्रांस में लुई 14 का शासन था। इसने अपने शासनकाल में कई ऐसे कदम उठाए, कई ऐसे कार्य किए जिससे यहाँ का प्रशासन तंत्र पूरा का पूरा केंद्रीकृत हो गया। दोस्तों, इसका मतलब है कि सारी की सारी शक्ति राजा के हाथ में आ गई थी। इसके बाद 1715 में यानी 1715 में लुई 14 का शासनकाल खत्म हो जाता है। यहाँ पर लुई 15 राजा बनता है। दोस्तों, कहा जाता है कि लुई 15 लुई 14 की तरह शक्तिशाली नहीं था और योग्य भी नहीं था। दोस्तों, इसके शासनकाल में वर्साय भोग विलास और षड्यंत्रों का केंद्र बन जाता है। दोस्तों, इस समय फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, यानी कि 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फ्रांस के समाज में प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में सामंत लोग आते थे और तृतीय स्टेट में जन साधारण आते थे, यानी सर्वसाधारण लोग। तृतीय स्टेट में भी 3 वर्ग थे, एक छोटे व्यापारी छोटे किसानों का, उसके बाद बड़े व्यापारी बड़े किसानों का, और एक तबका ऐसा था जो तृतीय स्टेट में था लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इन्हें मध्यम वर्गीय बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं प्रथम स्टेट के बारे में, यानी पादरी वर्ग के बारे में। दोस्तों, पादरी वर्ग प्रथम स्टेट के सदस्य होते थे और देश की जमीन का 5वां भाग इन्हीं वर्गों के पास होता था, यानी चर्च के पास होता था। दोस्तों, ये वर्ग जो था पादरी वर्ग, ये जन साधारण से यानी तृतीय स्टेट के जन साधारण से टाइथ नाम का एक कर वसूलते थे, जो कि धार्मिक कर था। दोस्तों, इनके पास पैसा तो बहुत था, बहुत सारी आमदनी थी, आमदनी असीमित थी, लेकिन जो बड़े पादरी थे वे अनैतिकता और भ्रष्टाचार से युक्त रहते थे। इनका धार्मिक कार्यों से कोई मतलब नहीं रहता था, हमेशा भोग विलास में लगे रहते थे, ठीक है। धार्मिक कार्य जितने भी होते थे चर्च के, वे छोटे पादरी करते थे, फिर भी उनका जीवन कष्टमय था और वे अपना जीवन एक भिक्षुक की भांति जी रहे थे। यही कारण है कि जब क्रांति होती है तो तृतीय स्टेट का समर्थन ये करते हैं और बढ़ चढ़कर क्रांति में हिस्सा भी लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी समाज के द्वितीय स्टेट की। द्वितीय स्टेट में सामंत लोग थे और इन्हें भी विशेषाधिकार प्राप्त था। इन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि ये जन साधारण से, सर्वसाधारण लोगों से, यानी फ्रांसीसी समाज के तृतीय स्टेट के लोगों से कर वसूलते थे, साथ में लेवी भी लेते थे और बेगारी भी करवाते थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तृतीय स्टेट की। इस वर्ग में सर्वसाधारण लोग यानी जन साधारण लोग आते थे, जैसे छोटे किसान, बड़े किसान, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, वकील, घरेलू कर्मचारी, शिल्पी, इस तरह से जितने भी लोग होते थे जो साधारण लोग थे वो सभी के सभी तृतीय स्टेट में आते थे। इसलिए तृतीय स्टेट बहुत बड़ा वर्ग था फ्रांसीसी समाज का और इन्हीं तृतीय स्टेट को सबसे ज़्यादा परेशान किया गया फ्रांस में। दोस्तों, तृतीय स्टेट भी 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग वो था जिसमें तृतीय स्टेट के ऐसे लोग आते थे जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ऊन और रेशम के व्यापार से, समुद्र पारीय व्यापार से ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर लिए थे, ठीक है। तृतीय स्टेट का दूसरा वर्ग वो था जिसमें वकील, डॉक्टर, कलाकार, साहूकार, शिक्षक, व्यापारी ये लोग आते थे, ठीक है। और तृतीय स्टेट का एक निम्न वर्ग था जिसमें किसान और मजदूर आते थे। किसानों की स्थिति फ्रांस के समाज में और भी ज्यादा बदतर थी, ठीक है। किसान कुल फ्रांसीसी समाज का 80% थे, लेकिन पुरातन व्यवस्था में इन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। सबसे दयनीय स्थिति थी और सभी प्रकार के टैक्स इन्हीं किसानों से लिए जाते थे। किसानों की इनकम का 85%
टैक्स में चला जाता था। दोस्तों इस तरह से कई कारण थे जिसके वजह से तृतीय स्टेट के लोगों में कुलीन और पादरियों के प्रति घोर असंतोष था। दोस्तों इसके साथ साथ फ्रांस की जर्जर होती आर्थिक स्थिति ने भी क्रांति को प्रोत्साहन दिया। फ्रांसीसी सरकार की आर्थिक स्थिति दिवालियापन तक आ चुकी थी। लुई 14 के शासनकाल में युद्धों और निर्माण कार्यों से राजकोष खाली होता गया। लुई 15 की अयोग्यता से कर्ज और बढ़ गया। लुई 16 के समय तो इसके शानो शौकत, आमोद प्रमोद और फिजूल खर्ची से कर्ज इतना बढ़ गया कि देश पूरा का पूरा दिवालिया होने की स्थिति पर आ गया था। और ऐसी स्थिति में जब कर्ज मिलना बंद हो गया तो सरकार को वित्त व्यवस्था के लिए विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा, और विशेषज्ञों ने जो निष्कर्ष निकाला उसे भी कई षड्यंत्रों के चलते एक्सेप्ट नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। तब क्या हुआ, तब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी। स्टेट जनरल एक प्रतिनिधियों की सभा होती थी जिसमें टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता था। अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता था, तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी। और स्टेट जनरल की जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें कुछ ऐसा हुआ जिससे क्रांति की शुरुआत हो गई। और दोस्तों यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई और जनता के असंतोष का विस्फोट हुआ। दोस्तों इस क्रांति में विचारकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने अपने लेखों, पत्रिकाओं और किताबों के माध्यम से क्रांति के विस्तार में सहयोग दिया। इसमें कई ऐसे विचारक थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी जिससे जनता में एक बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। क्रांति के संदर्भ में बोलते हुए एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यदि फ्रांस में रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। और लुई 16 खुद को बचा सकता था यदि उसने लेखन को नियंत्रित किया होता। और इसी तरह रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लोगों को यह बताया कि राजा का पद कोई दैवीय वस्तु नहीं है। एक समय था जब जनता ने ही राजा को ये अधिकार दिए थे ताकि राज्य में शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। दोस्तों 1789 इस समय फ्रांस में लुई 16 का शासन था। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को अपने साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का सहयोग किया। साथ ही खुद की शानो शौकत, आमोद प्रमोद और फिजूल खर्ची से देश पूरा का पूरा कर्ज में डूब गया था। अब इस कर्ज की भरपाई के लिए करों की बढ़ोतरी करनी थी। तो करों की बढ़ोतरी फ्रांस में ऐसे ही नहीं होती थी अपनी मर्जी से। उसके लिए एक सभा बुलानी पड़ती थी, स्टेट जनरल की सभा। स्टेट जनरल की सभा पिछली बार 1614 में बुलाई गई थी और इस बार 5 मई 1789 में फिर से स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई। इसमें पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि आए और आमने सामने की कतारों में बैठ गए, और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि पीछे खड़े हो गए। सभा का नियम था कि प्रत्येक वर्ग को एक एक वोट देने का अधिकार था और इससे मतदान इसी तरह से किया जाता था। लेकिन इस बार तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि ये मांग करने लगे कि इस बार पूरी सभा को मतदान कराया जाए। इसका मतलब था कि प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार हो पूरी सभा में। दोस्तों जब इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधि एक साथ सभा से बाहर चले गए और वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कहा कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। और इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये कर रहे थे। दोस्तों अब सम्राट की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई, तो सम्राट ने इस असेंबली को अवैध और अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसी क्रम में मिराबियो ने कहा कि जाओ और जाकर अपने स्वामी से कह दो कि हम यहाँ जनता की इच्छा से एकत्र हुए हैं और बंदूक की गोली के अलावा हमें यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है। और अब सम्राट के पास इतना साहस नहीं था कि इसके खिलाफ कोई कदम उठा सके और आखिरकार लुई 16 ने 27 जून को तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को स्वीकृति दे दी। 9 जुलाई 1789 यानी 9 जुलाई 1789 को नेशनल असेंबली ने खुद को संविधान सभा घोषित कर दिया और संविधान बनाने लगे। दोस्तों इसी क्रम में 14 जुलाई को क्या हुआ, 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर आक्रमण किया गया और बास्तिल का किला को ध्वस्त कर दिया गया। ये एक जेल के रूप में प्रयोग होता था और राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। दोस्तों इसी कारण 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता। दोस्तों 4 अगस्त 1789 4 अगस्त की रात्रि को असेंबली का अधिवेशन रात भर चलता रहा। 30 कानून बनाए गए इस रात में, जिससे कि सारे के सारे विशेषाधिकार फ्रांस में एक ही रात में समाप्त कर दिए गए। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग दोनों के सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और चर्च की जितनी भी भूमि थी सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके।
ठीक है। और जितने भी टैक्स थे, जो धार्मिक कर लगाते थे, वो भी खत्म कर दिया गया। टाइथ नाम का जो धार्मिक कर था वो भी खत्म कर दिया गया। दोस्तों इस तरह से एक ही रात्रि में फ्रांस का जो समाज था वो समाज के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो गया। दोस्तों इसी क्रम में 26 अगस्त को मानवाधिकारों की घोषणा की गई नेशनल असेंबली के द्वारा, लेकिन इस मानवाधिकार में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और साथ में फ्रांस के कई उपनिवेश भी थे, वहां पे दास प्रथा चलती थी और उन दासों के साथ अमानवीय व्यवहार कई वर्षों से चलता आ रहा था, लेकिन उन्हें भी अनदेखा किया गया और मानवाधिकारों में उन्हें भी कोई अधिकार नहीं दिए गए। दोस्तों इसके बाद 1791 में नेशनल असेंबली ने पहला फ्रांस का लिखित संविधान बनाकर तैयार कर लिया और इस संविधान में जनता को शक्ति का प्रमुख स्रोत माना गया। और इस संविधान में ये व्यवस्था की गई कि सत्ता को संतुलन में रखा जा सके, शक्तियों का बंटवारा किया गया। और इस संविधान में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के लिए 2 नागरिकों की व्यवस्था की गई। फ्रांस के कुछ नागरिकों को सक्रिय नागरिक कहा गया और कुछ नागरिकों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। सक्रिय नागरिक का दर्जा उन्हें दिया गया जो अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे, और जो टैक्स पे नहीं कर पाते थे उतना, उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया। और इस संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। दोस्तों अब संविधान बन चुका है फ्रांस में और 1791 में विधायिका के चुनाव भी हो चुके हैं। अब इस विधायिका के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने योग्य है। दोस्तों इस विधायिका में सभा अध्यक्ष के दाएं ओर जो बैठता था, एक ट्रेंड चल पड़ा जिसमें दाएं ओर जो बैठते थे वे राजतंत्र के समर्थक थे, और अगर हम उसी लाइन से बाईं ओर देखते जाएं तो थोड़े उग्र होते होते अगर हम पूरी बाईं ओर देखने लगे तो वहां पे उग्र और क्रांतिकारी लोग बैठते। तो दोस्तों यहीं से फ्रांस की इसी विधायिका से शुरू हुआ कि जो सभाध्यक्ष के राइट में बैठा है उसको राइटिस्ट कहा जाने लगा, यानी कि दक्षिणपंथी। उनकी विचारधारा क्या थी? राजतंत्र के समर्थक थे, और भी अलग विचारधाराएं थी उनकी, लेकिन कॉमन तौर पर देखे तो वे राजतंत्र के समर्थक थे, ठीक है। और उन्हें कहा गया राइटिस्ट यानी कि दक्षिणपंथी। और जो बाईं ओर बैठते थे वे उग्र थे, क्रांतिकारी थे, और उन्हें कम्यून कहा गया, ठीक है, लेफ्टिस्ट कहा गया। आज भी हम देखते हैं ये राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, ये जो वर्ड है ये बहुत प्रचलित रहता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया तरीके से। तो सभाध्यक्ष के राइट ओर कौन बैठते थे? जो राजतंत्र के समर्थक थे वे क्या कहलाए? राइटिस्ट कहलाए, यानी दक्षिणपंथी, ठीक है। हिंदी में उन्हें दक्षिणपंथी कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड बैठते थे वे उग्र थे, क्रांतिकारी थे, वे क्या कहलाए? वो कहलाए वामपंथी, ठीक है, उन्हें हम वामपंथी कहते हैं। दोस्तों फ्रांस में इन्हीं वामपंथियों के यानी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के 2 समूह थे, प्रमुख थे। एक जैकोबिन क्लब और दूसरा जिरोंदिस्ट समूह। ये जो जिरोंदिस्ट समूह था और जैकोबिन समूह था, पहले दोनों एक ही था, लेकिन बाद में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं अपनी आइडियोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो इस पे हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम समझ के चलते हैं कि 2 समूह थे, दोनों वामपंथी थे, एक जैकोबिन था और एक जिरोंदिस्ट था। जैकोबिन जो थे वे थोड़े ज्यादा वामपंथी थे, जो जिरोंदिस्ट थे वे थोड़ा कम वामपंथी थे, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, वामपंथी विचारधारा फ्रांस में उस समय क्या थी, वे लोग उग्र थे और राजतंत्र के समर्थक नहीं थे, ठीक है। दोस्तों फ्रांस में ये सब चल ही रहा था कि एक महत्वपूर्ण घटना घट जाती है। नवनिर्वाचित विधायिका ने 1792 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना को करारी हार का सामना करना पड़ता है। और अब फ्रांस की आम जनता को लगता है कि लुई 16 ने ऑस्ट्रिया के राजा को फ्रांसीसी सेना के भेद बता दिए हैं और फ्रांस की हार का यही सबसे बड़ा कारण है। अब फ्रांस हार चुका था, ऑस्ट्रिया के राजा और बाहरी देश धमकी देते हैं फ्रांस को कि अब फ्रांस को हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। और फ्रांस में एक क्रुद्ध भीड़, गुस्साई हुई भीड़ राजा के महल में घुस जाती है और उस पर आक्रमण कर देती है। किसी तरह राजा को तो बचा लिया जाता है, लेकिन कई लोग यहाँ मारे जाते हैं। कम से कम 500 रक्षक, 800 से अधिक रक्षक यहाँ मारे जाते हैं और 5000 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी घटना थी फ्रांस में, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस घटना के बाद फ्रांस में राजा के पद को अस्थायी तौर से समाप्त कर दिया जाता है। और क्या होता है कि 1791 के संविधान में राजा के पद के लिए स्थान था, इसलिए नए संविधान बनाने की बात चलने लगी। नया संविधान बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाने लगा और उस सम्मेलन के चुनाव के लिए वोटिंग होने लगी। और सम्मेलन के चुनाव होते तक, सम्मेलन को अंग्रेजी में कन्वेंशन कह दिया गया है, तो इस सम्मेलन के चुनाव होते तक एक अस्थायी सरकार बनाई गई फ्रांस में और इसका नेतृत्व दांते को सौंप दिया गया। वो भी थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का था, तो वो
राजा को जेल में डाल देता है। अब इसी तरह सम्मेलन का चुनाव हो जाता है, कन्वेंशन का चुनाव हो जाता है। तो 1792 से 1795 तक सम्मेलन शासन चलाता है, कन्वेंशन का शासन चलता है। और इसी बीच क्या होता है कि जैकोबिन क्लबों के प्रभाव से, जैकोबिन समूहों के प्रभाव से लुई 16 को मृत्यु दंड दे दिया जाता है न्यायालय में मुकदमा चलाकर, और लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। अब राजा का पद पूरी तरह से समाप्त हुआ और यहाँ तक राजा भी मारा गया। दोस्तों अब क्रांति यहाँ तक पहुँच गई है कि राजा का पद तो समाप्त हुआ, राजा भी नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, फ्रांस के आसपास के देश भी इससे अवगत थे कि फ्रांस में क्या चल रहा है, और क्रांति के आतंक ने इंग्लैंड, रूस, हॉलैंड, स्पेन आदि सभी देशों को फ्रांस का शत्रु बना दिया। और इन सभी देशों ने फ्रांस के विरुद्ध चल रहे युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रशा का साथ दिया। और इन घटनाओं से फ्रांस में आंतरिक स्तर पर भी, मतलब फ्रांस के अंदर भी कई विरोध शुरू हो गए और गृह युद्ध की ज्वाला धधक उठी। और दोस्तों ये जितनी भी घटनाएं घट रही थी, जो जैकोबिन क्लब थे वो इसके लिए लुई 16 को दोषी मानते थे पहला तो, और दूसरा वे दोषी मानते थे जिरोंदिस्ट समूह को, क्योंकि जो विधायिका जो थी, जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, उसमें जिरोंदिस्तों का प्रभाव ज्यादा था। दोस्तों 1793 यानी कि 1793 में फ्रांस का दूसरा संविधान बनके तैयार हुआ। इस संकट के दौर में फ्रांस को एक कुशल नेतृत्व की जरूरत थी, तो कन्वेंशन ने यानी कि राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस में एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इस अस्थायी सरकार में दो समितियां बनाई गई, एक जनरक्षा समिति और एक सुरक्षा समिति। वैसे तो जनरक्षा समिति को सैन्य और विदेशी विषयों का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन समिति शासन के प्रत्येक कार्य खुद करने लगी, और इसी क्रम में उसने सेना का पुनर्गठन भी किया। और यही वजह थी कि फ्रांसीसी सेना शत्रु को रोकने में समर्थ रही। लेकिन इसके काल में इतना अत्याचार, इतना कत्लेआम मचा फ्रांस में कि पूरा का पूरा फ्रांस कराह उठा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी खून खराबे हो रहे थे फ्रांस में, सब गणतंत्र के शत्रुओं को खत्म करने के नाम पर हो रहे थे। दोस्तों पेरिस के 2 चौकों पर गिलोटिन बनवाया गया था। गिलोटिन एक आरे वाली मशीन होती थी और इसमें लोगों का सर कलम किया जाता था, और प्रतिदिन कई लोगों का सर इस गिलोटिन में कलम कर दिया जाता था इस शासनकाल में। दोस्तों इतना कत्लेआम मचाया गया, इतना कत्लेआम मचाया गया कि ये जो शासन काल था, शासन के इस दौर को फ्रांस में आतंक के राज्य के नाम से जाना गया। और ये जो आतंक का राज्य था उसमें सबसे प्रमुख रोबेस्पियर नाम का नेता था। दोस्तों बाद में क्या हुआ, रोबेस्पियर के खुद के लोग ही उसे अपने लिए खतरा मानने लगे, और 27 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को बंदी बना लिया गया और उसे भी गिलोटिन में चढ़ाकर आतंक के राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ उदार नेताओं के हाथ में फ्रांस की सत्ता आ जाती है, तो फिर रोबेस्पियर अपने समय में जो कानून बनाया था, जो कानून व्यवस्था उस समय बनाई गई थी, उनको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है। और स्थिति को सुधारने की यह प्रक्रिया थर्मिडोरियन की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसी क्रम में स्थिति को सुधारा जाता है और जैकोबिन क्लब को अवैध यानी कि इल्लीगल घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों अब कन्वेंशन ने यानी राष्ट्रीय सम्मेलन ने फिर से फ्रांस में एक नया संविधान बनाया, और इस बार फ्रांस की सत्ता 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को सौंप दी, यानी सत्ता का नेतृत्व 5 सदस्य कर रहे थे। और ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक सदस्य का मतलब हर साल किसी न किसी एक सदस्य का चुनाव होता था और वो चेंज हो जाता था। 1794 से 1799 तक इसी तरह का शासन चला, और फ्रांस में इस शासन को डायरेक्टरी का शासन कहा गया। दोस्तों डायरेक्टरी के शासन काल में जो भी फ्रांस की सत्ता में आए वो कोई भी योग्य नहीं थे और बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे और साथ में बदनाम भी थे। तो ये शासन पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ था और शासन में एक बार फिर अराजक स्थिति हो गई। ये अलग अलग जगह विद्रोह होने लगे, विरोध होने लगे। डायरेक्टरी का शासन अपना अस्तित्व सिर्फ सेना के बल पर बचा पाया, खुद किसी भी तरह से योग्य नहीं था। इससे क्या हुआ कि फ्रांस में एक बार फिर आंतरिक स्तर पर विद्रोह होने लगे। डायरेक्टरी ने इसे रोकने के लिए, डायरेक्टरी शासन ने इसे रोकने के लिए सेना की सहायता ली। और दोस्तों 1795 तक आते आते तो फ्रांस में भीषण दंगे भी होने लगे, और उनको नियंत्रित करने के लिए डायरेक्टरी शासन ने पहले तो नेशनल गार्ड और उसके बाद जनरल बर्रास की फौज का सहायता लिया गया, मदद ली गई। बर्रास की फौज में एक व्यक्ति और था, एक सैनिक था जिसका नाम नेपोलियन था। उसने इन दंगों को नियंत्रित करने में सराहनीय भूमिका निभाई और यहीं से नेपोलियन के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये स्थिति ऐसी थी कि शासन व्यवस्था को आराम से कुचला जा सकता था और अपने
नियंत्रण में लिया जा सकता था। नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध का अद्भुत संचालन करके ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और फ्रांस की सेना में उत्साह भर दिया। साथ ही फ्रांस की जनता भी इससे अत्यंत उत्साहित हुई। फ्रांस की जनता को इस तरह के कुशल नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत थी। धीरे धीरे नेपोलियन डायरेक्टरी पर भी पकड़ बनाने की कोशिश करने लगा और अंततः नेपोलियन डायरेक्टरी शासन को उखाड़ फेंकता है और एक काउंसिल की स्थापना करता है और सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है और एक बार फिर एक तरह से राजतंत्र की स्थापना हो जाती है फ्रांस में। दोस्तों, इसने अपने समय में कई सुधार किए फ्रांस में, जैसे प्राइमरी स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए फ्रांस में सुविधाएं उपलब्ध कराई, कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजधर्म भी घोषित किया और एक विधि संहिता का निर्माण किया जिससे फ्रांस में सार्वभौमिक कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके। और लास्टली नेपोलियन भी वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड और उसके समर्थक देशों से पराजित हो जाता है। तो दोस्तों, 1789 से लेकर यानी 1789 से लेकर 1815 तक फ्रांस में किस तरह का उथल पुथल हुआ, किस तरह के बदलाव आए, राजतंत्र को उखाड़कर गणतंत्र की स्थापना की गई, गणतंत्र को फिर से हटाकर राजतंत्र की स्थापना की गई और इस उथल पुथल से पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी चीजों को हमने जाना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।